और ये सब लोग जानते हैं कि आज से 11 साल पहले जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद से ही मुसलसल हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये इनकाउंटर फर्जी है, इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। और जिस तरह से इस इनकाउंटर के बाद पूरे इलाके को बदनाम किया गया, न सिर्फ ये कि 2 बेगुनाह नौजवान शहीद हुए, एक आला पुलिस इंस्पेक्टर की भी जान गई, बल्कि पूरी कम्युनिटी को और पूरे इलाके को बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके बाद खास तौर से आजमगढ़, चूंकि इत्तेफाक से उन दोनों नौजवानों का ताल्लुक सरजमीन आजमगढ़ से था, इसलिए आजमगढ़ को निशाना बनाया गया, आजमगढ़ को टारगेट किया गया। आजमगढ़ जो इल्म और इरफान की सरजमीन है, आजमगढ़ जो दानिश और हिकमत की सरजमीन है, आजमगढ़ जहां से अल्लामा शिबली नोमानी का ताल्लुक है, आजमगढ़ जो मौलाना हमीदुद्दीन फराही जैसी आलमी शख्सियत को दुनिया में मुतारफ कराने वाली सरजमीन है, आजमगढ़ जो अपनी दानिशगाहों के जरिए से जाना जाता है, उस सरजमीन को आतंकवाद की नर्सरी कहा गया। उस सरजमीन को दहशतगर्दी का अड्डा कहा गया। वहां के नौजवानों का चलना फिरना दोभर कर दिया गया। किसी को बस से उठा लिया गया, किसी को ट्रेन से उठा लिया गया। हॉस्टल में रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता था। ऐसे हालात थे, कोई आवाज लगाने वाला नहीं था, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। इस जुल्म के खिलाफ और इस जोर के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। बहुत सी सियासी पार्टियां थी, बहुत से एनजीओज थे, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत और जुर्रत नहीं थी। और उस वक्त तक सूरत हाल यह थी कि आतंकवाद के नाम पर जब किसी को उठा लिया जाता था या किसी को निशाना बना दिया जाता था, तो उसके रिश्तेदार भी उससे दूर हो जाते थे। कोई उसके लिए आवाज नहीं उठाता था, कोई उसका साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता था, कोई उसका मुकदमा लड़ने के लिए जुर्रत और हौसला नहीं कर पाता था। ऐसे हालात में आजमगढ़ की सरजमीन से एक तहरीक का आगाज हुआ, एक आंदोलन का आगाज हुआ, एक संघर्ष शुरू हुआ, एक जद्दोजहद की इब्तिदा हुई। और दुनिया उस संघर्ष को, उस आंदोलन को, उस मूवमेंट को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नाम से जानती है। और किसी ने बहुत सच कहा है कि मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए, मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए, तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए, तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए। और खिलाफे जुल्म जब आवाज दी उलमा काउंसिल ने, कफन बांधे हुए लड़कों के बच्चों के सालों लाखों सर निकल आए। आपने पूरी ट्रेन के जरिए से मुजाहरा किया, दिल्ली के जंतर मंतर में मुजाहरा किया, लखनऊ में मुजाहरा किया, आजमगढ़ में मुजाहरा किया। और देखते ही देखते ये तहरीक जो आजमगढ़ से शुरू हुई थी, वो मुल्क के कोने कोने में पहुंच गई। आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आसाम में भी मौजूद है, आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मगरबी बंगाल में भी मौजूद है, आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल राजस्थान में भी मौजूद है, मध्य प्रदेश में भी मौजूद है, महाराष्ट्र में भी मौजूद है, तमिलनाडु में भी मौजूद है। आजमगढ़ से जो शुरुआत हुई थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि 14 प्रदेशों में उसका काम चल रहा है। और आपको याद होगा, बिल्कुल इब्तिदा में
एक नारा लगाया गया था कि आजमगढ़ शुरुआत करेगा, पूरा भारत राज करेगा। आज आजमगढ़ से उठने वाली आवाज भारत के कोने कोने में पहुंच गई है। और हम लोगों ने शुरू ही से बात कह दी थी कि असल लड़ाई को समझने की जरूरत है। जो कुछ हो रहा है इसका मुकाबला करने के लिए आपको अपनी लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी, आपको अपनी क़यादत पैदा करनी पड़ेगी, आपको अपनी पॉलिटिकल ताकत पैदा करनी पड़ेगी। जब तक आपके पास क़यादत नहीं होगी, जब तक आपके पास आपका झंडा नहीं होगा, आपका डंडा नहीं होगा, आपकी लीडरशिप नहीं होगी, जुल्म और जाति और जब्र के खिलाफ उठने वाली आवाज नहीं होगी, उस वक्त तक आपके मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। ये एक जमहूरी मुल्क है, ये एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेसी है। और जमहूरियत में जिस कौम के पास क़यादत नहीं होती है उसके हुकूक की हिफाजत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके हुकूक की हिफाजत हो, आपको अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा। ये बात शुरू से हम लोगों ने समझाई और अल्लाह का शुक्र है कि ये बात लोगों की समझ में आ रही है। आपका आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आपकी तहरीक आगे बढ़ रही है, मुख्तलिफ प्रदेशों तक पहुंच रही है। लोगों की समझ में ये बात आ रही है कि सियासी ताकत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते हैं और क़यादत और लीडरशिप के बगैर हम अपनी हिफाजत का सामान कर नहीं सकते हैं। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा मुलायम सिंह नहीं निकालेंगे, हमारे पांव का कांटा सोनिया गांधी नहीं निकालेंगी, हमारे पांव का कांटा केजरीवाल नहीं निकालेंगे, हमारे पांव का कांटा अजीत सिंह नहीं निकालेंगे, मायावती नहीं निकालेंगी। हमारे पांव का कांटा अगर निकलेगा तो हमारी क़यादत से निकलेगा, अपनी लीडरशिप से निकलेगा। हिंदुस्तान की 72 साल की आजादी के बाद की तारीख इस बात पर शाहिद और गवाह है कि हमने बहुत से लोगों का साथ दिया, बहुत से लोगों को वोट दिया, बहुत से लोगों का सपोर्ट किया, बहुत से मुसलमान एमएलए बने, बहुत से मुसलमान एमपी बने, बहुत से मुसलमान मिनिस्टर बने, लेकिन वो अपने कौम के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे। क्यों? इसलिए कि उनकी डोर किसी और के हाथ में होती है। जिसके हाथ में जिसकी डोर होती है वो वहीं तक जा सकता है जहां तक उसका आका जाने की इजाजत देगा, उसके आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, ऐसे तमाम लोगों से हम कहते हैं बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच जरा डोर किसके हाथ में है। हम ये चाहते हैं कि आपके एमएलए की डोर मौलाना आमिर रशादी के हाथ में, हम ये चाहते हैं कि आपके एमपी की डोर मौलाना आमिर रशादी के हाथ में हो, हम ये चाहते हैं कि आपके मिनिस्टर की डोर आपकी क़यादत के हाथ में हो। जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी आपके हालात के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक सियासी आंदोलन का नाम है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक सियासी तहरीक और एक संघर्ष का नाम है। और हम जानते हैं कि ये लड़ाई लंबी है, हमें बरसों लड़ना पड़ेगा। हम दरख्त लगा रहे हैं, इसका फल आने वाली नस्लें खाएंगी, लेकिन हमें ये यकीन है कि हम अगर संघर्ष करते रहे, हम अगर जद्दोजहद करते रहे, हम अगर सबको साथ लेके चलते रहे, हम अगर इंसाफ की आवाज उठाते रहे, हम अगर जुल्म के खिलाफ बोलते रहे, धीरे धीरे लोगों की समझ में बात आएगी। जुल्म और जोर की जो तारीख होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है। जालिम बहुत दिनों तक टिक नहीं सकते हैं, धोखा देने वाले बहुत दिनों तक धोखा नहीं दे सकते हैं। देश की जनता को इंसाफ चाहिए, देश की जनता को न्याय चाहिए, देश की जनता को जस्टिस चाहिए। यहाँ रोजी रोटी का मसला है, यहाँ गुर्बत को खत्म करने का मसला है, यहाँ रोजगार का मसला है, यहाँ मायूसियत को संभालने का मसला है, यहाँ तालीम का मसला है, यहाँ स्वास्थ्य का मसला है, यहाँ मूलभूत सुविधाओं का मसला है। ये बुनियादी मसाइल हैं जो जनता के मसाइल हैं। आज के नेता और आज की सियासी पार्टियां और आज के हुक्मरान ये मूलभूत सुविधाएं नहीं देते हैं,
ये जो हमारी समस्याएं हैं, इनसे हमारी तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ तरह के भावनात्मक मुद्दों को उठाते हैं, जज्बाती मसाइल को उठाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं और गुमराह करके हमारा वोट लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ सुथरी सियासत हो, सही राजनीति हो, ईमानदार लोग राजनीति करें, ईमानदार लोग हुकूमत को संभालें, ताकि जनता के खजाने को अमानत समझ करके वो इस्तेमाल करें और वो जनता के लिए उन खजानों के जरिए से तरक्की का काम करें, विकास का काम करें, उनको ज्यादा से ज्यादा आसानियां फराहम का काम करें। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारे इस मुल्क के अंदर आप इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ साधन की कमी नहीं है, यहाँ संसाधन की कमी नहीं है। हमारी देश की सरजमीन बड़ी जरखेज सरजमीन है, लेकिन यहाँ कमी इस बात की है कि जो वितरण पर लानी है वो ईमानदार लोगों के हाथ में नहीं, वो बेईमान लोगों के हाथ में है। जब तक ये नहीं होगा कि बेईमानों को हटा करके ईमानदार लोगों को लाएं, आपकी सूरत हाल बदल नहीं सकती है। इसीलिए हमने नारा दिया था, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इस मकसद के तहत जद्दोजहद कर रही है, इस मकसद के तहत कोशिश कर रही है। जब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ आवाज उठाई तो उसका मकसद यही था कि हम ये बताना चाहते हैं कि देश के अंदर जो बहुत सारे इनकाउंटर होते हैं वो फर्जी होते हैं। सियासी लोग फैसला करते हैं कि किसको निशाना बनाना है, किसको टारगेट बनाना है। अगर सही जांच हो जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये एक सिर्फ इनकाउंटर का मसला नहीं है, ये एक अलामत है और इसके जरिए से हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से सच्चाई मुल्क के सामने आ सकती है और किस तरह से झूठ का पर्दाफाश किया जा सकता है। देश के अंदर बहुत से इनकाउंटर की जब जांच हुई तो मालूम हुआ कि वो फर्जी थे, नकली थे। साजिद को मारा गया। आप जानते हैं साजिद की उम्र कितनी थी? साजिद की उम्र सिर्फ 17 साल थी। वो +2 करके आया था, ग्रेजुएशन में दाखिला कराने के लिए आया था, उसको आतंकवादी बना के मार दिया, आतिफ को मार दिया, 2 आदमी को फरार दिखा दिया। ये पूरा जो आप वाकया देखेंगे, पूरी जो घटना देखेंगे तो मालूम होगा कि वो संदेहों के घेरे में है, सवालात के घेरे में है, शकूक के घेरे में है। इसलिए उसकी जांच का मुतालबा हम कर रहे हैं और बराबर कर रहे हैं और जब तक जांच नहीं होगी करते रहेंगे। इसलिए कि हम जानते हैं कि अगर आप खामोश रहेंगे तो आपके साथ और जाती होगी और नाइंसाफी होगी। आप जानते हैं एक बार गांव में जब डकैती हो जाती है तो उसके बाद लोग पहरा देते हैं और पहरा देते हैं, रात में जगते हैं, लोगों की बारी होती है, टहलते हैं, सीटी बजाते हैं। क्यों? ताकि फिर डकैती न होने पाए। आप चिल्लाते रहेंगे, आप शोर मचाते रहेंगे, आप आवाज उठाते रहेंगे, आप अपने मुतालबात और मांगों को रखते रहेंगे तो फिर हिम्मत नहीं होगी, फिर इस तरह की घटना नहीं होगी। आपने देखा कि जब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मैदान में आई तो छापामारी का सिलसिला खत्म हो गया। दनदनाती हुई गाड़ियां, बे नंबर प्लेट की गाड़ियां जो आती थी वो जहां चाहती थी छापा मारती थी, उठा ले जाती थी, उनका सिलसिला रुक गया। उसकी वजह यही थी कि लोगों को मालूम था कि अब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मौजूद है। ये रात में भी सड़क पर आ जाती है, थाने का घेराव कर लेती है, कोतवाली का घेराव कर लेती है। ये 10 साल की जो हमारी संघर्ष की तारीख है वो ये बता रही है कि कितने बेगुनाहों को हमने छुड़ाया है और उनके घर पहुंचाया है और बगैर किसी तमीज के, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर वो बेकसूर है, अगर वो मजलूम है, अगर वो बेगुनाह है तो हम उसका साथ देते हैं और उसको बचाने के लिए हर तरह की जद्दोजहद करते हैं। तो ये आंदोलन, ये मानवता का आंदोलन है, इंसानियत का आंदोलन है। ये सबके साथ जस्टिस चाहता है, सबके साथ इंसाफ चाहता है। जहां एक तरफ हमने ये बात कही है कि हम इंसाफ चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं, हम सिर्फ हाथ नहीं व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, वही हमने ये बात भी कही है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। हमारा नारा है कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। हम लड़ाने वालों को होशियार करना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं। जो लोग हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत पैदा करते हैं, दूरी पैदा करते हैं, दुश्मनी पैदा करते हैं, वो समाज को कमजोर करते हैं, वो हमारे देश को कमजोर करते हैं। हमारे देश की ताकत हमारी एकता है।
हमारे समाज की ताकत हमारी एकता है। जितनी एकता हमारी मजबूत होगी, जितना भाईचारा हमारा मजबूत होगा, हमारा समाज उतना मजबूत होगा, हमारा देश उतना मजबूत होगा और हम उतना ही तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसे तमाम लोग जो देश के अंदर नफरत पैदा करते हैं, दुश्मनी पैदा करते हैं, जात बिरादरी के नाम पे, धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपने मंचों से ऐसे तमाम लोगों को चेतावनी देती है, आगाही देती है, वार्निंग देती है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये 7 हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। अगर ये 7 हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हम भारत को जोड़ना चाहते हैं, हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, हम एकता चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं, हम एक दूसरे के लिए मदद का जज्बा पैदा करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आपका ये आंदोलन एक इतिहास बना रहा है इस मुल्क के अंदर। याद रखिएगा, आइंदा जब तारीख लिखी जाएगी इस मुल्क की, आपका नाम तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि जब देश में नफरत की आग भड़क रही थी, आपने मोहब्बत का पानी उड़ेल करके उसको बुझाने की कोशिश की थी। आपने जब नफरत फैल रही थी उसको मिटाने की कोशिश की थी, आपने समाज को जोड़ने की कोशिश की थी, आपने भाईचारा और मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की थी। ये एक तारीखी काम है जो इस मुल्क के अंदर आप अंजाम दे रहे हैं। ये लड़ाई जारी रखिए, ये आंदोलन जारी रखिए, अपने मुतालबात पर जोर देते रहिए। बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की जांच कराने का मुतालबा हमारा जारी रहेगा जब तक कि इसको तस्लीम नहीं कर लिया जाता। हम ये थोड़ा कहते हैं कि जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम सैयद अहमद बुखारी के जरिए से जांच करा लीजिए। हम ये भी नहीं कहते हैं कि फतेहपुरी के जो इमाम साहब हैं उनके जरिए से जांच कराइए। हम ये भी नहीं कहते हैं कि मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब के जरिए से जांच कराइए। हम तो यही कहते हैं ना कि हाई कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की सदारत में आप जांच कमेटी का गठन कर दीजिए और उसकी जांच करा दीजिए। इस जांच के मुतालबे को मानने में परेशानी क्या है? कहा जाता है कि मनोबल गिर जाएगा। मनोबल कैसे गिर जाएगा? जब सच्चाई सामने आएगी पूरे देश का मनोबल बढ़ जाएगा, जनता का मनोबल बढ़ जाएगा। जब बेगुनाहों के बेगुनाही साबित होगी, अवाम का मनोबल बढ़ जाएगा, उनका हौसला बढ़ जाएगा। और अगर कोई जुल्म करता है, कोई ज्यादती करता है, कोई नाइंसाफी करता है तो उसका मनोबल गिर जाए तो गिर जाना चाहिए। ऐसे लोगों के मनोबल की क्या जरूरत है जो बेगुनाहों को निशाना बनाते हैं, जो लोगों पर जुल्म ढाते हैं, जो ज्यादती और नाइंसाफी करते हैं। ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने की क्या जरूरत है? हमें तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाना है जो इंसाफ का काम करते हैं, जो न्याय का काम करते हैं, जो जस्टिस का काम करते हैं। तो ऐसे जितनी घटनाएं हो सबकी जांच होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए। कोई भी इस देश के अंदर कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी मुहक्मा इस देश के अंदर वो उसूलों से ऊपर नहीं है। कोई भी अगर गड़बड़ी करता है, कोई भी अगर गड़बड़ी करता है, अपने फराइज की अदायगी में कोताही करता है, उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर वो मुजरिम है, दोषी है, उसको सजा होनी चाहिए, उसको दंड होना चाहिए। और जो बेगुनाह है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। आपने देखा है इसी मुल्क के अंदर कि आतंकवाद के नाम पर एक नौजवान को उठाया जाता है, उसके ऊपर मुकदमात लादे जाते हैं। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद अदालत से वो बरी हो जाता है और मालूम होता है कि कोई चीज साबित नहीं हुई। लेकिन उसके जिंदगी के जो 20 साल गए हैं उसको कौन वापस लाएगा? उसकी जवानी चली गई, उसका खानदान बर्बाद हो गया, समाज में डक्कू बन गया उसका पूरा खानदान। उसको कौन वापस लाएगा? उसकी तलाफी कैसे होगी? ऐसी जितनी घटनाएं होती हैं उसमें होना यह चाहिए कि उनके साथ जिन्होंने ऐसा किया था ऐसी सजा होनी चाहिए कि फिर कोई दूसरा इस तरह की घटना करने की हिम्मत न कर सके। जिन लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी उनके ऊपर दंड होना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उनको करारे वाकई सजा देना चाहिए, तब ये सिलसिला रुकेगा। कानून ये कहता है और न्याय का तकाजा ये है कि चाहे मुजरिम भले छूट जाए, किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए।
किसी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं कि बटला हाउस फर्जी काउंटर की जांच